वेलकम बैक नाजरीन। आज मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ज़ईम कादरी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा है PMLZ के, और उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहला सवाल मैं जस्टिस तारिक महमूद साहब से करूंगी। जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट स्कैंडल केस में की समाअत करते हुए ये बाबर अवान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जेर गौर आई और उस पर चीफ जस्टिस ने काफ़ी इज़हार बरहमी भी किया है और हुकूमत से अब जवाब ये मांगा है कि ये मौकिफ किसका था, उनका अपनी जाती नौयत पर ये मौकिफ गया है या फिर अगर हुकूमत का ये मौकिफ गया है तो हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है? देखिए बीबी, जहाँ तक हुकूमत के एक्शन की बात है, चूँकि इस वक्त अगर देखा जाए तो वो सिर्फ MNA है और MNA की हैसियत से अगर कोई पॉसिबल एक्शन हो सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं ले सकते आइन के मुताबिक। उसका एक ही तरीक़ाकार है कि उसके लिए अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो आप असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन को मूव करेंगे और वहाँ से मामला आगे जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बात कि जहाँ तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक था, हाँ। उसमें डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, तो वो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आते हैं तो उसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को खुद है, वो खुद एक्शन ले सकती है। अच्छा, दूसरा ये एक और उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि मेमो केस में सदर भी एक फरीक है लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, और अगर जवाब नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि इल्ज़ामात की ना तरदीद की गई, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इल्ज़ाम कबूल है। इसमें इस पर क्या बात हो सकेगी, मतलब ये किस तरह? नहीं देखिए बीबी, चूंकि मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, देखें नहीं मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये ऐसा नहीं हुआ। गो कि आज तमाम पेपर्स ने रिपोर्ट भी ये किया, कल बहुत से टेलीविजन ने भी चलाया, मुझसे पूछा, लेकिन चूंकि मैं एग्री नहीं कर रहा था तो फिर मैंने मुनासिब समझा, बल्कि मैं एक शो में भी था, 2 शो में था, तो मैंने अवॉइड किया एक्सप्लेन। असल में सूरत ऐसे नहीं हुई। हुआ ये है कि मिसाल के तौर पर जवाबात आ गए, ठीक है ना, तो वो एक जब रिजवी साहब वो पढ़ रहे थे तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, देखिए मियां साहब की अगर आप पिटीशन देखें ना, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को एज ए रेस्पोंडेंट इंप्लीट किया गया है, लेकिन जहां तक पूरी उसकी बॉडी ऑफ पिटीशन है उसमें किसी भी जगह आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर 2 बातें हैं, अगर वो जवाब नहीं भी दाखिल करते, देखे ना, तो फिर भी चूंकि स्पेसिफिकली कोई बात बॉडी ऑफ पिटीशन में नहीं कही गई तो इसलिए उसको उनका जवाब दाखिल न करना कम से कम कानून के स्टूडेंट की हैसियत से मेरे लिए कोई ज़्यादा मानी नहीं रखता। लेकिन साइमल्टेनियसली जो फेडरल गवर्नमेंट ने जवाब दाखिल किया है, उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली ये बात की है कि ये जो मीमो है इससे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चीफ साहब ने जो फरमाया वो असल में जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, क्योंकि देखें इसमें हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ जो है ना, वो उसने एजाज मंसूर ने भी बातें की हैं और ISI चीफ ने भी बातें की है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि जवाब उनका जवाबुल जवाब नहीं आया था, जो कंसर्न पर्सन थे, तो मेरा ख्याल है वो एक जनरल बात कर रहे थे कि जो जवाबात आ गए हैं, अगर उसमें किसी के खिलाफ कोई बात की गई है, अगर उसने जवाब दाखिल नहीं किया या अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन है और उसका जवाब नहीं आया, तो वो फिर एक CPC की प्रोविजन है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही थी AG साहब की कि फिर आप इसका जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अखबारों में और प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात आई है, कानून के स्टूडेंट की हैसियत से मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं था, ऐसा स्टेटमेंट। ज़ईम कादरी से मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी। ज़ईम, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को जो चीफ जस्टिस का सामने आया है, और चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पर बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी ये इशू उठाया है कि जी उनका अगर ये मौकिफ पार्टी का है या जाती है, और अगर जाती है तो फिर पार्टी ने क्या किया उसके बारे में? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट यकीनन अहमियत का हामिल है और उसकी इम्प्लिकेशन जो है वो जिस तरह तारिक महमूद साहब ने फरमाया कि वो महदूद है कोर्ट की अपनी सवाबदीद पर, और अगर वो वाकई ये समझेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, जब वो चलाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आया वो अल्फाज जो उन्होंने वहाँ पे अदा किए क्या वाकई वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं नहीं। ये प्रिसाइसली कोर्ट का प्रोरोगेटिव हुआ करता है और उसके बाद उसकी इम्प्लिकेशन यकीनन होगी। जो भी वो कहेंगे वो उस पर जवाब तलब करेंगे और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ साहब की
स्टेटमेंट के बारे में आपने अपने इंट्रो में बात exactly, की कि होश के नाखून ले तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, जमहूरियत बचाने के लिए हुकूमत खुद इलेक्शन करे। भाई देखें, नेटो की सप्लाई बंद कर दी, उसके बाद हुसैन हक्कानी को लोग कह रहे थे नहीं आएंगे अमेरिका से, वापस आ गए, रिजाइन नहीं देंगे, रिजाइन दे दिया। जरदारी साहब चले गए, क्यों चले गए, वापस नहीं आएंगे, वापस आ गए। अब मतलब क्या करे, बॉन कॉन्फ्रेंस बायकॉट कर दी, और जमहूरी हुकूमत और किस तरीके से, मतलब क्या और क्या लाए? हमने तो आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली बॉन कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करने पे, नेटो सप्लाईज बंद करने पे हुकूमती अमल को सराहा। और आज की जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म के इक़्तिदार पर कब्जे पे, आमरीत की जमहूरियत को डीरेल करने पर और किसी किस्म की फौजी मदाखलत को पीएमएलएन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और उसको कन्फ्रंट करेगी। तो मेरे ख्याल में वो नोशन जो पीपल्स पार्टी कन्वे करना चाह रही थी पिछले दिनों से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो डेविएट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कॉज से, जमात जो है वो फौज को बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो काफ लीग ही। तो ये उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीजों को मेरे ख्याल में स्ट्रीमलाइन किया है। अब उसके दर जवाब देने का फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने बॉन कॉन्फ्रेंस की, बॉयकॉट को हेल किया, उसके बाद उन्होंने नेटो सप्लाईज बंद करने को हुकूमत का एक ऐसा इकदाम कहा, तो जो ठीक बात है उसको हम ठीक कहेंगे, जहां ये डेविएट करेंगे उसको हम बहरहाल अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक कन्फ्रंट करेंगे। अच्छा, इजाजुल हक साहब से मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी। इजाज साहब, तमाम तर सिचुएशन आपके भी सामने, जलसों का मौसम आ गया है, जलसे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आमरीत के खिलाफ सब मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, इशूज कहाँ पर लग रहे हैं आपको? देखिए, इशूज तो अवाम के इशूज हैं। अवाम के इशूज को अगर ये एड्रेस करेंगे तो मेरे ख्याल में मसलों का हल निकलेगा। आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से ये गैस की अब लोड शेडिंग शुरू हुई है, अभी सर्दियाँ शुरू ही नहीं हुई, तो ये मामलात हैं, बिजली का बुरहान है, और फिर इससे जो ना सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर अफेक्टेड है बल्कि जो इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही है। तो तमाम लोगों को इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और हुकूमत को खुसूसी तौर पर कि कम से कम आवाम को अगर और कुछ नहीं तो एतमाद में ज़रूर लें और उन्हें बताएं कि क्या बुरहान है, हम किस तरह इसको हल करेंगे। लोगों का भी यकीन असल में इस वजह से उठ गया है कि बहुत तवील एक लोड शेडिंग के बाद जब आपने देखा कि लोगों ने मुजाहरे किए और लोग बाहर निकल आए, तो एक दिन के अंदर अंदर जो है वो जो बिजली है वो बहाल कर दी गई। तो उससे लोगों को फिर ये शक व शुबहात पैदा होते हैं कि क्या वजह है कि एकदम से जो है वो चीज़ जो गायब हुई हुई है वो किस तरह से आ गई। अगर तो ये डिमांड और सप्लाई की बात है तो ये भी बात यकीनी है कि इस वक्त जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, लेकिन पैसों का मसला है, सारा सर्कुलर डेट का मसला है। इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी चाहिए। इसी तरह तमाम अदारे जो हैं, कौमी अदारे जो हैं, जिसके बारे में 3-4 साल में वो इतने सारे मसाइल में किस किस मसले पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? जी, मसले तो तमाम मसले हैं ना। ये मसले इस तरह तो मसले नहीं थे। पीआईए भी चल रहा था, रेलवे भी चल रही थी, स्टील मिल भी प्रॉफिट में थी, और उसके साथ साथ आपने देखा कि ओजीडीसी में भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, लोड शेडिंग भी इतनी नहीं थी, ठीक है, और बहुत से मसाइल थे। बहुत सी गलतियां की जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उन गलतियों का खुमियाजा ही भुगता। लेकिन 3.5-4 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर आप कोई पॉलिसी प्लानिंग, आपका कोई विजन हो और आप कोई डायरेक्शन दे सकें तो वो उस पर तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आपको लगता है जस्टिस साहब, मैं आपसे भी यहाँ पर मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं यहाँ पर जस्टिस साहब से भी यही सवाल करूंगी कि इतने कम अरसे के अंदर एक पूरे मुल्क को रन करना है जिसमें 3.5 साल एक किसी भी मुल्क की मईशत या मुल्क की फ्यूचर के अंदर कोई हकीकत नहीं रखता, क्योंकि पूरे डेकेड्स लग जाते हैं चेंज लाने के लिए। तो ये चलें, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं जस्टिस साहब। इसके बाद मैं जवाब आपसे चाहूंगी कि क्या इश्यूज कहाँ पे है और क्या एड्रेस करने चाहिए थे जो हुकूमत ने एड्रेस नहीं किए, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत काफी हद तक अग्रीड काफी पॉइंट्स पर नजर आती है, जैसे कि फौज का ना आना, आमरीत को कबूल ना करना, ये एक बेसिक इश्यूज है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मेरे साथ रहिए।